हेलो एवरीवन। तो हम लोग फिर से आ गए हैं थर्मल एक्सपेंशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे, उसी के अंदर ये कंटिन्यू हो रहा है। तो आज थर्मल एक्सपेंशन का लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी है वो खत्म ही होने वाला है। तो आज तुम देख भी लिया होगा कि कितना ज़्यादा टर्म यहाँ पे लिखे हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहला है सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से उसका डायमेंशन हर तरफ इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेंथ इंक्रीज करता है, क्योंकि लेंथ में इंक्रीमेंट की वजह से हम लोग पढ़े थे लीनियर एक्सपेंशन। उसी तरह से यहाँ पे जो एरिया है वो भी एक्सपेंड करेगा, और एरिया ही नहीं साथ साथ वॉल्यूम भी एक्सपेंड करेगा, क्योंकि डायमेंशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हर तरह के डायमेंशन में इंक्रीमेंट होगी। तो वो इंक्रीमेंट की वजह से एरिया में भी एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम में भी होगा। अब देखो, जब हम लोग वॉल्यूम को पढ़े हैं तो वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास हम निकालते हैं तो मास को कैसे निकालते हैं, उसका डेंसिटी कितना है और उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वॉल्यूम में चेंज आया है तो डेंसिटी में भी कहीं ना कहीं चेंज आया होगा। तो इसलिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट डेंसिटी पे क्या पड़ने वाला है, इस बात को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और साथ साथ देखेंगे कि जो बुयांसी फोर्स के बारे में तुम लोग पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ दिन के बाद पढ़ोगे। ये जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। देखो, इसके अंदर बुयांसी फोर्स का हम तुमको फील दिलाते हैं कि अगर कभी तुम, आजकल तो वो जो वेल है कुआं गांव वगैरह में होती थी, अब वो खत्म हो चुका है। तो वेल के अंदर से अगर हम लोग पानी जब निकालते हैं तो जब तक बकेट जो बाल्टी है पानी के अंदर रहती है तो उसको खींचना आसान होता है। जैसे ही वो पानी के लेयर से बाहर आता तो उसमें हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इससे पहले क्या वजह थी कि जो हमको पानी के अंदर जब बकेट थे तो हमको जो फोर्स लगाना पड़ रहा था वो बहुत कम लगाना पड़ रहा था। वहां पे एक फोर्स, सपोर्टिव फोर्स था, जो हर किसी, अगर वॉल्यूम है तो उस वॉल्यूम पे जो है सो एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ बुयांसी बोलते हैं। अब ये बुयांसी फोर्स किसी वॉल्यूम के ऊपर अगर लग रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वॉल्यूम में चेंज आ रही है, तो वॉल्यूम में चेंज आ रही है तो बुयांसी फोर्स पे भी कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे भी कर लिए हैं। और साथ साथ ये भी, अगर किसी कंटेनर के अंदर अगर हम लिक्विड को रखें, कोई कंटेनर है उसके अंदर हम लिक्विड रखे हैं, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो कंटेनर अगर सॉलिड है तो सॉलिड भी एक्सपेंड करता है, और जब लिक्विड है तो लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा ही करेगा। तो इन सारी बातों का डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। हो सकता है कि 2-4-10 मिनट 1 घंटा से आगे भी हो जाए, तो घबराने की बात नहीं है। जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है सबको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे और ब्रीफली करेंगे। तो आगे बढ़े, चलो। सबसे पहले है सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे लिखे एक लाइन, चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल विद द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया हम लोग लेंगे। जनरली हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे किसके बारे में, एरियल एक्सपेंशन। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये अपना ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल मान लेते हैं कि पूरी तरह से ये सॉलिड ट्रायंगल है। कैसा है, सॉलिड ट्रायंगल है जिसका लेंथ है एल, क्लियर है, और इसका ब्रेथ जो है उसको हम कंसिडर कर लिए डी। तो अब इनका जनरली इनिशियल एरिया, जैसे कि मान लें इनिशियल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये इनिशियल एरिया लिखते हैं। तो अभी जो हम टेम्परेचर रख रहे हैं, टेम्परेचर अभी नॉर्मल टेम्परेचर रख रहे हैं टी, तो इसको हम लिख ही देते हैं यहाँ पे एक एक कर करके, ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। लिख देते हैं इनिशियल एरिया एट टेम्परेचर टी इज ए। ए आई बोल दिए इसको। तो ए इनिशियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए इनिशियल जो होगा वो एल इंटू पी होगा। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मतलब अभी जब टेम्परेचर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर रखे हैं, टेम्परेचर टी है, अब इसको ये रूम टेम्परेचर के ही अप्रोक्स तुम कंसिडर करो कि जनरली जो टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट का, अभी मान करके चलो कि जो अभी का मौसम है फिलहाल, अगर देखा जाए तो जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये सितंबर का लास्ट है, आज 22 सितंबर है। तो आज के दिन का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 27 से 28 है। तो हम उसी टेम्परेचर पे इस ऑब्जेक्ट का, ये जो हम लिए हैं रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का जो एरिया निकाले हैं एल इंटू बी।
तो इस तरह से हम लोग ले लिए। अब मान के चलो कि इसका टेम्परेचर को हम इंक्रीज किए, क्या किए, इसका टेम्परेचर को इंक्रीज किए। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो ये एरिया एक्सपेंड करेगा, क्या करेगा, ये एरिया एक्सपेंड करेगा। तो कंसिडर कर लेते हैं कि जो एरिया हमारा है वो कुछ इस तरह से हो गया है। ये अपना एरिया, पहले वाला एरिया जो था वो येलो कलर का था, अब जो एरिया है वो कुछ इस तरह से हो गया है। ये वाला एरिया फाइनल एरिया है, ये फाइनल इंक्रीज के बाद हुआ है, ये फाइनल है। और ये वाला जो था इनिशियल है, ये वाला इनिशियली था टेम्परेचर टी पे। ये फाइनल कब है, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर करके टी प्लस कैपिटल टी कर दिए। तो अब टेम्परेचर हो गया है टी प्लस डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब डेल्टा टी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे कि लीनियर एक्सपेंशन के अंदर हम लोगों को ये डेल्टा टी का वैल्यू दिया रहता था, वैसे ही यहाँ पे भी दिया ही रहेगा, तो हमको घबराने की बात नहीं है। तो आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, यहाँ पे बोल रहे हैं आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, एरिया बिकम, मान लिए कि ये ए फाइनल हो चुका है, ये ए फाइनल है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो लेंथ है और ब्रेथ है। तो लेंथ में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ है और साथ साथ ब्रेथ में भी हुआ है। तो हम मान लें कि लेंथ जो अपना पहले एल था, अब ये इंक्रीज होकर के ये एल डाइस हो चुका है। जो पहले ब्रेथ बी था, अब ये इंक्रीज होकर के कितना हो चुका है, ये बी डाइस हो चुका है। तो फाइनल एरिया जो हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, एल डाइस इंटू बी डाइस। क्लियर है? तो चलो अब छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक कलर रखो। तो एरिया जब फाइनल लिखने के लिए हम बढ़े, तो जो एल डाइस है वो टेम्परेचर, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो ये लेंथ है, इस लेंथ का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है अल्फा 1। मान ली कि लेंथ जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ अल्फा 1, और जो ब्रेथ है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा 2। अगर मान चलो मटेरियल जो अपना है वो यूनिफॉर्म रहे, मतलब आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो अल्फा और बीटा, अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है उन दोनों का वैल्यू बराबर होगा। लेकिन हम एक ऐसा जनरल केस लेकर के चल रहे हैं कि जो अभी अपना है मटेरियल, उसका जो लेंथ है वो कुछ अलग रेट से इंक्रीज कर रहा है और जो ब्रेथ है वो कुछ अलग इंक्रीज कर रहा है, किस अलग रेट से कर रहा है। तो हम लोग जनरल केस लेकर ही चल रहे हैं। और ये इत्तफाकन, इत्तफाकन क्या, अगर हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म है या आइसोट्रोपिक है, मतलब एक जैसा ही मटेरियल पूरे सरफेस पे है, तो वहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 को हम लोग इक्वल ही कंसिडर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अलग लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो वॉल्यूम एरिया इंक्रीज हुआ था, ये वाला पोर्शन इधर ये तरफ, तो इसको हम लोग डेल्टा ए भी बोलेंगे। तो पहले हम लोग फाइनल निकाल लें, यही चारों तरफ जो दिख रहा है ये इंक्रीज हुआ है। तो ये एल डैश को क्या लिखेंगे हम लोग, एल इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। उसी तरह से ब्रेथ को क्या लिखेंगे, बी डैश को, इसको लिखेंगे हम लोग बीटा बी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब सिंपल सा इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ आंसर यहाँ से आएगा। ये एल इंटू बी, यही है इनिशियल एरिया। अब यहाँ पे देखो कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस, पहले ऐसा करो कि इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस, अब 1 से कर दिए, फिर अल्फा डेल्टा 2 से करते हैं, अल्फा 2 डेल्टा टी से। तो इनको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू अल्फा 2 डेल्टा टी। लेकिन एक बात एज्यूम हम लोग करेंगे कि अल्फा 1 और अल्फा 2 जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ पे अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं, क्योंकि इसका पावर तुम देखा होगा
लगभग 10⁻³ -3 -4 -5 के अप्रोक्स होता है। अब देखो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, अल्फा 1 भी मल्टीप्लाई अल्फा 2 भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो इन दोनों के मिलने की वजह से इसका जो टर्म है वो बहुत छोटा हो गया है, तो इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग 0 कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 0 कंसीडर कर लेंगे। तो अब जो अपने को एरिया फाइनल आ गया है, वो फाइनल एरिया जो आया है वो इनिशियल एरिया, एल इंटू बी को हम लोग इनिशियल एरिया कंसीडर किए थे। अब यहाँ से देखो 1 और यहाँ पे 1 प्लस में डेल्टा टी कॉमन है, तो यहाँ से डेल्टा टी को कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, इसको हम लोग कैपिटल ब्रैकेट लगा, ये भी कैपिटल ब्रैकेट है। तो अभी तो जगह अपने पास कम पड़ रहा, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में प्रोसीड करें करें चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और उससे पहले अपना छोटा सा काम भी कर देते हैं। चलो अभी जो हम लोग आंसर लाए हैं वो क्या आया, फाइनल एरिया जो आया है वो आया है इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस, कैपिटल ब्रैकेट रखो, कैपिटल ब्रैकेट रखें, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। अब देखो ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को हम रिप्लेस करके एक टर्म लिखेंगे, इसको हम लोग बीटा, क्या लिखेंगे इसको? बीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं फाइनल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यही अपना फाइनल एरिया। अगर यहाँ से हम चेंज इन एरिया निकालना चाहें डेल्टा ए, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल एरिया इंटू बीटा डेल्टा टी, ये चेंज आया है। तो यहाँ पे जो टर्म आया है बीटा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बीटा जो है इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। क्लियर है? अब ये बीटा का वैल्यू जो आया है वो बीटा आया है किसके जगह पे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की जगह पे। ये क्या है, फॉर एन आइसोट्रोपिक के लिए, फॉर एन आइसोट्रोपिक सॉलिड, मतलब ऐसा सॉलिड है जिसका लेंथ के अक्रॉस जो लीनियर एक्सपेंशन है और जो ब्रेथ के अक्रॉस लीनियर एक्सपेंशन है, उन दोनों का वैल्यू बराबर है। लेंथ के अक्रॉस हम लोग माने थे अल्फा 1 और ब्रेथ के अक्रॉस माने थे अल्फा 2। अगर मान के चलो कि आइसोट्रोपिक सॉलिड होगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड, आइसोट्रोपिक सॉलिड जब होगा तो उस सिचुएशन में अल्फा 1 का वैल्यू अल्फा 2 के बराबर होगा, इसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे अल्फा। तो अब यहाँ से बीटा का वैल्यू जो मिलेगा, बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 अल्फा के बराबर। तो इस तरह से हम इसको चाहें तो इसको एक्सपेंड करके आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फाइनल एरिया अपना है वो इनिशियल एरिया इंटू 2 अल्फा डेल्टा टी। अगर लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है और जो एरियल एक्सपेंशन है या सुपरफिशियल एक्सपेंशन है इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया गया है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो आइसोट्रोपिक ही सॉलिड होगा। और आइसोट्रोपिक सॉलिड में बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये बात ध्यान में रखना कि यदि तुमको सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, लीनियर एक्सपेंशन दिया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, वॉल्यूमेट सॉरी ये एरियल एक्सपेंशन के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो उस सिचुएशन में हम ये लेके चलेंगे कि जब बीटा का वैल्यू सॉलिड के लिए बात करें, इसके लिए सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं, तो बीटा का वैल्यू 2 इंटू अल्फा हम लोग कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो इसी तरह से यहाँ पे चेंज को भी देखेंगे तो चेंज भी इस तरह से ही हम लोगों को मिलेगा। तो डेल्टा ए जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ए इनिशियल इंटू 2 अल्फा डेल्टा, ठीक है, बराबर। इसको भी हम
डब्बा में डाल देते हैं। अब मान करके चलो कि तुमको इनिशियल एरिया दिया हुआ, अगर इनिशियल एरिया नहीं दिया हुआ, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो एरिया निकाल ही सकते हो। तो टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करने पे कितना फाइनल या चेंज इन एरिया आया है, या फाइनल एरिया जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरियल एक्सपेंशन के अंदर हम लोगों को बस इतना ही बात करना था। इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग एक बार देख लिए एक जो कंडीशन है कि अगर एरियल एक्सपेंशन है तो वहां पे अल्फा का वैल्यू जो सॉरी बीटा का जो वैल्यू होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होता है। अगर एन आइसोट्रोपिक सॉलिड हो, मतलब ऐसा मटेरियल जिसका हर तरफ हर डायमेंशन जो यूनिफॉर्मली मतलब एक्सपेंड नहीं कर रहा है, अलग अलग रेट से कर रहा है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होती है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस होता है। थर्मल एक्सपेंशन जब टेक्स प्लेस होती है तो वो हर डायरेक्शन में एक्सपेंड करता है, तो वॉल्यूम भी एक्सपेंड करेगा। और यही बात को हम यहाँ पे लिख दिए थे। छोटे मोटी थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है उसको, जैसे कि एस बी नो, जैसा कि हम जानते हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज किए हैं, देन थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में होता है। ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑल्सो इंक्रीज्ड, अब वॉल्यूम अगर है तो वो भी इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे अच्छा फिगर बना लेते हैं। वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो क्यूबॉइड बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं। तो मान लो कि क्यूबॉइड ही लेकर के हम लोग चलेंगे। तो एक क्यूबॉइड यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तुम लोग बचपन में सीखा होगा, बनाने के लिए नहीं सीखा है तो अभी सीख लो। तो ये अपना, अगर फिगर टेढ़ा हो जाए तो माफ करना, थोड़ा मोड़ा चलेगा। तो इनिशियल इसका एरिया जो हम दिए हुए हैं, सॉरी इसका वॉल्यूम जो होगा, अगर ये लेंथ एल है और ये वाला ब्रेथ जो है वो बी है और ये वाला हाइट एच है, तो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा इसका सीधा समझो, इनिशियल वॉल्यूम इसको हम लोग वी आई मानेंगे। इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वी आई होगा, जो किसके बराबर होगा, एल बी एच के बराबर। जैसे वहां पे हम लोग लेंथ में देखे थे इंक्रीज हुआ था, ब्रेथ में इंक्रीज हुआ था, और किसमें हुआ था इंक्रीज, लेंथ ब्रेथ था, तो यहाँ पे हाइट है तो हाइट में भी इंक्रीज होगा। तो अब इसका टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किए तो वॉल्यूम जो हमारा है वो क्या हो चुका है, वी डैश हो गया, मतलब वो इंक्रीज हुआ है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डी टी, अब उतना बात हम लोग नहीं करेंगे, सीधा हम लोग करेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डी टी। अब dt टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो छोटा सा इसमें वॉल्यूम में चेंज आएगा, और छोटा सा वॉल्यूम में जब चेंज आता है तो उसको हम लोग जानते हैं कि जो dv लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dv। ये डायरेक्ट टू किसके बराबर होगा, dt के। अब जिस तरह से हम लोग देखे थे कि जो छोटा चेंज है, अगर इसको भी हम चाहें तो एल बी एच में कर करके प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बार बार उतना कैलकुलेशन करने का क्या फायदा है, क्योंकि एक को तो हम करके दिखाए ही हैं, तो दूसरे को दूसरा तरीका से करते हैं। तो dv जो है वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि उसका इनिशियल वॉल्यूम कैसे है। अब इन दोनों को मिला करके जो अपने को डी वी मिलेगा, वो मिलेगा v इंटू गामा डी टी। ये वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के लिए किए थे तो ऐसे आया। अगर हम टेम्परेचर को ठीक ठाक चेंज कर दें, टेम्परेचर को ठीक ठाक चेंज करें, तो डेल्टा वी जो आएगा वो v गामा डेल्टा टी के बराबर आएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया है गामा, ये टर्म आया है गामा। तो गामा के बारे में भी हम लोग वैसे ही बात करेंगे जैसे पहले किए थे। ये है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन।
क्लियर है? तो गामा का वैल्यू अगर आइसोट्रोपिक सॉलिड रहा तो इसके लिए हम कहीं पे लिख देते हैं, कहाँ लिख दें, चलो यहीं लिख देते हैं, फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड। देख रहे हो, अगर आइसोट्रोपिक सॉलिड होगा तो उस सिचुएशन में जो अपना गामा का वैल्यू होगा, जो गामा का वैल्यू होगा वो 3 अल्फा के बराबर होगा। क्योंकि अगर हमको सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, लीनियर एक्सपेंशन दिया रहेगा और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया गया है, तो वैसे केस में सिर्फ सॉलिड के लिए बात करें, अगर वो लिक्विड होगा तो उसका गामा का वैल्यू डायरेक्ट दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो वो सॉलिड है तो लीनियर एक्सपेंशन से हम लोग निकाल लेंगे। अगर एन आइसोट्रोपिक रहे, और एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक सॉलिड, अगर एन आइसोट्रोपिक सॉलिड रहेगा तो इस सिचुएशन में गामा का वैल्यू हम लोगों को अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब देखिए टेम्परेचर को चेंज करने पे हमको एरिया भी इंक्रीज किया, वॉल्यूम भी इंक्रीज किया, तो ये छोटी मोटी बातें थी, हम इसको कवर कर लिए हैं। अब देखो इससे हम लोग चलते हैं अब डेंसिटी पे, क्योंकि देखो वॉल्यूम में और डेंसिटी में समझो कि भाई भाई का रिलेशन है। अगर डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर को डेल्टा टी इंक्रीज करने पे जो अपना वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हो चुका है, गामा V इंटू गामा डेल्टा टी। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, जैसे कि आप टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दिए तो सब इंक्रीज करेगा। चलो मान लिए कि अपना जो ये है ये इंक्रीज कर करके कुछ ज़्यादा बढ़ा और इस तरह से सब लेंथ बढ़ गया है, सारा का सारा लेंथ इंक्रीज हो गया। तो ये जो तुमको दिख रहा है एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम है तुमको ये वाला दिखा, यही है डेल्टा भी। ये क्या है, ये टोटल मिला करके है डेल्टा भी। अब फाइनल वॉल्यूम अगर पूछे तो क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम में दोनों को ऐड कर देंगे, कितना इंक्रीज हुआ है, तो वी फाइनल जो हो जाएगा वो जगह वी इनिशियल तो वी ही माने थे, वी इनिशियल को हम लोग वी इनिशियल मानो, चाहे इसको सीधा हम वी ही कर लेते हैं। तो इसमें डेल्टा भी पहले ऐड कर दो, इसमें डेल्टा भी ऐड कर देंगे। जैसे डेल्टा भी ऐड करेंगे तो वी को कॉमन ले लो, तो वी को कॉमन ले लिए तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब लो ये फाइनल वॉल्यूम भी हम लिख दिए। अब इसका कलर थोड़ा सा अच्छा रखते हैं, रेड कलर खतरे की निशानी। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन भी देख लिए, एरियल एक्सपेंशन भी देख लिए। तो अब चलते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ डेंसिटी के अंदर, क्योंकि डेंसिटी में किस तरह से वेरिएशन होता है आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उस बात को भी हम लोग कवर करते हैं। चलो देखो ध्यान से, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास का फॉर्मूला तुम जानते हो कि मास कैसे हम लोग लिखते हैं। तो मास जो लिखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम गुने डेंसिटी। वाह सर बहुत अच्छा बात, क्या नया बात बताए। तो देखो ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जो है इसको हम लोग सिंबल में मास को m लिखते हैं, वॉल्यूम को v लिखते हैं और डेंसिटी को ρ लिखते हैं। ये टर्म अपना ये रिलेशन है। लेकिन हम जानते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करे डिक्रीज करे जो करे नहीं करे, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से एक बात पता चल गया कि जो अपना मास है, ये जो मास है ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म है। टेम्परेचर को तुम घटाओ बढ़ाओ जो करना करो, लेकिन मास में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम यहाँ से एक बात तो बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी को लिखना है तो इसको हम मास बाय वॉल्यूम को लेकर के चलेंगे। क्योंकि अभी देखिए वॉल्यूम को जब हम टेम्परेचर इंक्रीज किए तो वॉल्यूम क्या हो गया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो, चलो एक स्टेटमेंट लिखते हैं
आफ्टर इंक्रीजिंग आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर dt डेल्टा टी वॉल्यूम बिकम, जो वॉल्यूम आया अपने को वो कितना आया था, मान ली कि वी डैश हो गया। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, अभी कुछ देर पहले देखे हैं। तो ये जो फाइनल वॉल्यूम है वो आ गया था v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इसको कुछ देर पहले ही देखे हम लोग। तो अब यहां से हम देखते हैं कि आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेंसिटी बिकम, डेंसिटी बिकम रो डाइस, क्या हो गया, रो डाइस कर दिया। तो डेंसिटी पहले अपना इनिशियल रो था, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, टेम्परेचर डेल्टा टी, तो डेंसिटी कितना हो गया, रो डाइस हो गया है। लेकिन ये रिलेशन हम भूल नहीं सकते। कौन सा रिलेशन, ये रिलेशन जो हम लोग पढ़े हैं, चूंकि m इक्वल टू बी डाइस, अब रो डाइस हो जाएगा, क्योंकि भले वॉल्यूम में चेंज आया डेंसिटी में चेंज आया, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो मास है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से हम लोग डेंसिटी को आराम से लिख सकते हैं, रो डाइस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाय वी डाइस। और वी डाइस का वैल्यू हम जानते हैं, कितना जानते हैं, ये जानते हैं, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये हो गया v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब इसको आगे प्रोसीड करें, तो रो डैश जो आया, तो अब ऐसा करते हैं ना कि m बाय वी जो है उसको रो कर देते हैं। देखो ये टर्म यहाँ से देखो, m बाय वी को हम लोग आराम से रो बोल सकते हैं। तो ये m बाय वी जो है वो हो गया तो रो, वो तो हो गया रो। अब ये टर्म जो है 1 प्लस गामा डेल्टा टी, देख रहे हो ध्यान से, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा डेल्टा टी का पावर -1 कर देते हैं। क्या कर दिए, पावर -1 कर दिए। और एक कंडीशन हम यहाँ से तुमको बताते हैं, गामा डेल्टा टी अगर वेरी वेरी लेस देन 1 हो, जस्ट लाइक एक्स वेरी वेरी लेस देन 1 था, तो हम लोग लिखे थे क्या, 1 इंटू एक्स का पावर n जो होता है, ये एक्सप्रेशन तुम देख चुके हो। ये एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस पावर को मल्टीप्लाई करके n इंटू एक्स। कब, जब x का वैल्यू n के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो। ये तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ देर के बाद पढ़ लोगे। लेकिन हम बस ये बताना चाहते हैं कि ये जो गामा डेल्टा टी है 1 के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है। अब जब बहुत छोटा है तो भाई बहुत छोटे लोगों के साथ क्या किया जाता है, उसको उठा के पटक दो सामने, -1 को बाहर ले आए, तो गामा डेल्टा टी। देखो मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि किसी लोगों का क्रिटिसाइज करना, बस फॉलो फॉलो में जो निकल गया है उस बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो। तो अब ये फाइनल डेंसिटी आ चुका है, क्या हो गया, फाइनल डेंसिटी। अब डेंसिटी पहले जो देख रहे थे हम लोग, देखो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आया तो डेंसिटी अपना घट चुका है, क्योंकि वॉल्यूम डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद फाइनल वॉल्यूम ज्यादा था, अब जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कम हो गया है। ध्यान से देखो, तो 1 माइनस समथिंग है इंटू मल्टीप्लाई है, तो 1 माइनस समथिंग 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा में से मल्टीप्लाई करेंगे इस डेंसिटी में, तो वो वैल्यू छोटा आएगा। और उसी तरह से यहाँ पे देखो 1 प्लस समथिंग है, जितना यहाँ पे ऐड हुआ है लगभग उतना ही यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डेंसिटी जितना घटा उतना ही वॉल्यूम बढ़ा, और दोनों को मिला करके अपना मास जो है वो एज इट इज रहा।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम वेरिएशन वाली बातें बताना चाहते हैं। क्या है कि इसके बारे में छोटा सा बात जब आ ही गया है तो उसको कर ही लेते हैं, और उससे पहले हम इसको हटा देते हैं। चलो क्लियर है, देखो ध्यान से देखना है। तो हम जो बात कर रहे थे अभी कि डेंसिटी का वेरिएशन जो आया, इसे आया था अरे डेंसिटी का वेरिएशन जो आया था वो क्या था, रो डाइस रो इंटू 1 में गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये जनरल सॉलिड के लिए है, सॉलिड जनरल लिक्विड के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम पानी की बात करें, देखो केमिस्ट्री में तुम बहुत सारा एक्सेप्शन पढ़ा होगा, लेकिन हम फिजिक्स में पहली बार एक्सेप्शन बता रहे हैं और आखिरी बार भी बता रहे हैं कि वाटर जो होता है, पानी जिसको बोलते हैं हम लोग, नॉट डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम। क्या होता है ये, मैक्सिमम। और जो डेंसिटी ऑफ रो होता है, वाटर है, वो 1000 kg पर मीटर क्यूब, और यही मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर का। जनरली तुम जो ले रहा होगा वाटर का डेंसिटी, ये कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अभी हम बोले कि टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ये डेंसिटी हो गया किसका, वाटर का, और इधर हम रखे टेम्परेचर को। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, टेम्परेचर जब 0 डिग्री रहेगा तो डेंसिटी कम रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस जो तुम देख रहे हो, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डेंसिटी होता है कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब, या इसी को 1 ग्राम पर सीसी बोलते हो तुम लोग, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो 1 ग्राम पर सीसी। देखो इसका जो, अब देखो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला तुम लोग जानता होगा, वाटर H2 हो गया, एक होता D2 हो गया, उसके बाद H2D2। तो सुनो देखो, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जो होते हैं ना, वो हाइड्रोजन होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है। तो प्रोटियम का रूप तो यही है, ड्यूटेरियम हैवी वाटर देखो तो D2O होता है। तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल वाटर के बारे में ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हम बस ये बताना चाहते हैं कि जो डेंसिटी होती है किसकी, पानी की, वो 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है। अब जिसका डेंसिटी ज्यादा है तो वो सरफेस के सबसे नीचे रहेगा। तो देखो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो ठंडी में भी क्यों सेफ रहते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल समझते हो ना, पानी में रहने वाले जीव जंतु। जो एक्वेटिक एनिमल होता है उसको बचाने के लिए देखो ऊपर वाला कितना बड़ा वरदान दिया है कि देखो टेम्परेचर जैसे फॉल करेगा, जैसे वाटर के बारे में हम जानते हैं कि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम टेम्परेचर सॉरी डेंसिटी पे है, तो मैक्सिमम डेंसिटी है तो वो पानी का लेयर नीचे रहेगा। अब मान के चलो कि एक पॉन्ड है, कि मान लिए कि अपने पास ये पॉन्ड है, ये कोई तालाब है, इसके अंदर पानी है। अब टेम्परेचर बहुत ही कम हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे कि मान के चलो कि टेम्परेचर हो गया है -10 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ये जो अपना वाटर है पॉन्ड के अंदर, ये क्या है, एक पॉन्ड है, इस नदी के अंदर या समंदर जो भी है, उसके अंदर का पानी फ्रीज होकर के बर्फ बन जाना चाहिए। होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन देखो कि ऊपर वाले का कितना कर्म है कि वो मान करके चलो कि ये बर्फ ऊपर वाला पानी है, ऊपर वाला पानी का डेंसिटी ऊपर वाला पानी का डेंसिटी अभी समझो कि टेम्परेचर घट करके वो लगभग 4 डिग्री या उसके आगे पीछे है। तो अब टेम्परेचर जैसे इसका घटना स्टार्ट किया, टेम्परेचर घटना स्टार्ट किया तो डेंसिटी इसका कम हो गया। अब डेंसिटी कम है तो यहाँ पे देखो इतना लेयर पे क्या हो गया, बर्फ जम गया है। ये जो तुमको दिख रहा है कि ये आइस लेयर बन चुका है, आइस लेयर बन चुका है। अब ये आइस लेयर बनने के बाद इसके अंदर एक क्या हो गया कि समझो कि अब इसके अंदर हीट जो है, मतलब यो हीट अंदर का हीट है उसको निकलने नहीं दे रहा, एक परत जम गई है।
जैसे समझो कि एक दीवार हम लगा दिए रूम, जैसे है कि हमारे पास रूम के अंदर हम लोग एसी चलाते हैं, कभी ठंडी में हीटर चलाते हैं, तो जो हमारे रूम का टेम्परेचर होता है ये चारों तरफ से जो वॉल है उसके वजह से बाहर का टेम्परेचर से इसको अलग कर देता है। तो वही बात है कि जब पानी का जो 4 डिग्री सेल्सियस है, देखो अब ये आइस जो बना, आइस बना, इसका डेंसिटी डेंसिटी ऑफ आइस जो है लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर नीचे रह गया वो तो अभी भी पानी है, और ऊपर में बर्फ की सीली जम गई है। अब कितनो टेम्परेचर घटे, कुछ भी हो, यहाँ बर्फ का परत ऊपर रहेगा लेकिन नीचे अंदर पानी ही पानी रहेगा, और इसके अंदर मछली जल की रानी है, सब तैरते रहेगा। इसके अंदर बहुत सारा एक्वेटिक प्लांट भी होता है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग मछली के ही बारे में बात कर रहे हैं, और मछली का जैसे कि फिगर देखो, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये मछली आराम से 4 डिग्री सेल्सियस पे तैर रहा है, ये क्या है, फिश है। तो इस तरह से ज्यादा ठंडी होने के बावजूद तुम देखा होगा फिल्मों वगैरह में, देखा होगा खासकर हॉलीवुड मूवी में, कि जो ऊपर बर्फ की सिली होती है, लोग चलते रहता है और बर्फ का कहीं पे ये टूट गया ये, जिसकी वजह से लोग इसके अंदर आदमी गिर जाता है और पानी के अंदर तैर करके बह करके आगे बढ़ने लगता है, और ऊपर से तुमको दिखाई देगा वो पानी के अंदर तैर रहा है। और ये पानी बहुत ही ठंडा होता है, तुम समझ रहे हो, वो 4 डिग्री सेल्सियस कितना है, हाथ में लोगे तो हाथ गल जाएगी। तो इतना ये टेम्परेचर ठंडा भले ही हो जाए 4 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ये डेंसिटी हाई है, जिसकी वजह से इस बर्फ से, मतलब ये जो तुम्हारा आइस का लेयर बना है इसका डेंसिटी तो लो है, तो जो डेंसिटी में लो होता है वो ऊपर ही तैरते रहेगा, और नीचे का पानी एज इट इज पानी ही रहेगा, वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो भी एक्वेटिक एनिमल है आराम से सेफ रहेगा। तो बस डेंसिटी जो वाटर का होता है वो थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखाता है। बाद बाकी का वही हुआ, डेंसिटी तुम टेम्परेचर बढ़ाओ डेंसिटी घटेगा। लेकिन पानी के बाद देखो, 0 से लेकर के हम लोग चले 4 डिग्री तक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ा, लेकिन फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वैसे ही होगा कि डेंसिटी घटेगा, लेकिन 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। तो ये बात हम लोग डिस्कस कर लिए, क्योंकि यही वजह है कि जो भी पानी के अंदर जानवर है वो सेफ है। अब देखो बॉयंसी फोर्स, ये बॉयंसी फोर्स होता क्या है। तो पहले बॉयंसी फोर्स को समझो कि मान लो कि अपने अपने पास ये है कोई टब, कोई टब है, इसके अंदर हम कोई सॉलिड बॉल डाल दिए, ये एक सॉलिड बॉल है, ये एक सॉलिड बॉल है। अब ये सॉलिड बॉल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, जिसको हम लोग मान लिए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एस है, सॉरी डेंसिटी, अरे बाबा लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एस है। अब इसका कुछ डेंसिटी भी होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो तुमको लिक्विड दिख रहा है, जिस लिक्विड के अंदर है ये, उसका डेंसिटी एल मान लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है जितना पानी को वो डिस्प्लेस किया है, क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है, तुम लोग 9th क्लास में पढ़ते आया होगा कि बॉयंसी फोर्स जो होता है जितना पानी को ये डिस्प्लेस किया उस पानी के वेट के बराबर ही, उस पानी के वेट के बराबर ही इस पे फोर्स लगेगा। तो उसके लिए पानी कितना डिस्प्लेस किया होगा, पानी डिस्प्लेस उतना ही किया होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, किसका, सॉलिड का। तो सॉलिड का वॉल्यूम को ही हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इतना पानी को डिस्प्लेस किया, इतना पानी को वो जगह से दूर कर दिया है, तो उस पानी के वेट के बराबर ही फोर्स इस पे लगेगा। तो उसका वेट किसे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो हुआ ये पानी को डिस्प्लेस किया गया है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो ये देखो, ये वो पानी है जिसको हटा दिया गया है, और ये मास हो गया, और ये जी हो गया। तो इस तरह से हम लोग बायंसी फोर्स को लिखते हैं। क्लियर है। तो ये बात को हम पढ़ाना नहीं चाहते, बस बताना चाह रहे थे। लेकिन अपने को जो पढ़ना है वो बॉयंसी फोर्स में वेरिएशन पढ़ना है। तो बॉयंसी फोर्स में वेरिएशन के लिए हम लेते हैं क्या, पहले एक टब लेते हैं, अरे बाबा चलो, स्मार्ट बोर्ड है तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर लेते हैं। चलो, हम्म,
अबे लगता है कलर को बनाना ही पड़ेगा। ये वाला कलर बन गया। थोड़ा सा बढ़ाओ और इसको हटाओ, तो फालतू ड्रामा है। तो इसके अंदर अब हम पानी डालते हैं। पानी होता है ब्लू है पानी, लेकिन हम यहाँ पे डाल रहे हैं क्या, येलो है पानी। देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पानी है इसके अंदर, देखो पानी के अंदर जाने के बाद जो फोर्स लगेगा बॉयंसी फोर्स, उस पे हमको फोकस करना है। तो पहले कहा रहा कि देखो वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी विथ टेम्परेचर इफ सॉलिड बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज इन द लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज कर दिए, इसको क्या कर दिए हैं, कंप्लीटली सबमर्ज कर दिए। ये जो अपना सॉलिड है इसका डेंसिटी को हम एस मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम को हम लोग एस मान लेते हैं, और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है उसको हम लोग रो एल, रो फॉर डेंसिटी, लिक्विड जो बता रहा है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। लेकिन इतना अपने को पता है जो बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है, बॉयंसी फोर्स जो होता है वो क्या होता है, बी रो जी। ये बी रो जी, क्लियर है। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। हमको पता है कि अभी जो फिलहाल ये लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल देखेंगे बॉयंसी फोर्स इनिशियल कितना लग रहा है, ये हो रहा है। तो आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी, तो इसे वॉल्यूम ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ ये जो सॉलिड है, सॉलिड आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, या इंक्रीजिंग कर देते हैं या चेंज इन कर देते हैं, अच्छा बात है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी करने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जिसको हम लोग वी डैश बोलने वाले हैं, वो वी डैश जो आएगा कितना आएगा, जो इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम को हम लोग बी एस है तो इसको बी एस ही रखेंगे, इनटू 1 + गामा ऑफ सॉलिड इनटू डेल्टा टी। क्लियर है, इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी में क्या फर्क आया है। तो डेंसिटी के बारे में भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कराने पे डेंसिटी बिकम जो होता है, बिकम रो डैश, डेंसिटी हो चुका है और रो डैश। तो रो डैश को हम लोग कुछ देर पहले लिखे थे रो इनटू 1, या इसे भी पूरे देखो कंप्लीटली हम जो लिखे थे वो लिखे थे रो डिवाइड बाय 1 + सॉरी गामा। ये डेंसिटी किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिक्विड का डेंसिटी के बारे में हम बात की। यहाँ पे जो लिए थे ये लिए थे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिए थे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिए थे। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही चेंज हो रहा है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो लिक्विड का लेना पड़ेगा ना कि सॉलिड का। तो ये लिक्विड का ले लिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड का ले लिए हैं, और इनटू डेल्टा टी। तो अब जो हमको फाइनल बॉयंसी फोर्स मिलने वाला है, फाइनल बॉयंसी फोर्स जो मिलेगा, फाइनल बॉयंसी फोर्स वो मिलेगा, मान लेते हैं बी फाइनल, और जो अपना ये था वो था बी इनिशियल। मान लिए बी इनिशियल ये था और बी फाइनल ये है। तो बी फाइनल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे किए हैं बी फाइनल निकालने के लिए,
जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अब हुआ है, जो सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो अब हुआ है, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज़्यादा मास को, पानी को या वाटर को डिस्प्लेस करेगा। जितना ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना ज़्यादा वाटर को हटाया है, उतना ही वाटर का वेट लगाना है। तो ये डेंसिटी लेते हैं किसका, सॉलिड का, सॉरी वॉल्यूम सॉलिड का। ये क्या हो रहा है जी, वॉल्यूम सॉलिड का लेते हैं, और डेंसिटी जो हम लोग लेंगे किसका, लिक्विड का लेंगे। चलो डेंसिटी लिक्विड का हो गया, और जी में तो कोई कंप्रोमाइज कर नहीं सकते हैं, जी में कंप्रोमाइज कोई नहीं कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो यहाँ से मेरे भाई, क्या लिखने वाले हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखो, ये टर्म और ये टर्म, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो रो इंटू एल इंटू जी, ध्यान से देखना है, एक स्टेप लिख दे। तो एक स्टेप अगर लिख दे तो ये हो जाएगा बी सॉलिड इंटू रो लिक्विड। देखो सॉलिड का जो था 1 + γs, 1 + सॉलिड का इंटू डेल्टा टी। ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली टर्म है नहीं। और जो डेंसिटी इसका था तो रो बाय एल लिखते थे, रो एल बाय 1 + गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। इसको हम लेकर के आगे वाले पेज पे आ जाते हैं, और जी भी तो एक टर्म है। अरे बाबा, जी को पहले मल्टीप्लाई कर दे, ये वाला जी पहले कर दिए हैं। तो देखो बी एस इंटू रो एल इंटू जी, यही तो अपना इनिशियल क्या था, ये इनिशियल था। तो यहाँ से जो फाइनल अपने को मिला, यहाँ से जो बी फाइनल मिला है वो मिला है बी इनिशियल इंटू 1 + गामा सॉलिड, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर सॉलिड इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 + ये लिक्विड का इंटू डेल्टा टी। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेकर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये हमको फाइनल बॉयंसी फोर्स मिला। अब देखो बॉयंसी फोर्स में क्या वेरिएशन होगा उसके लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे भी। चलो, तो पहला काम इसको हटाओ, हाँ हो गया। तो चलो ध्यान से देखो, बॉयंसी फोर्स जो हम लिए है, जो बी फाइनल आया अपने को, बी इनिशियल इंटू 1 + इसको हम 3 अल्फा कर दें। अब बताते हैं तुमको, एक बार लिखने ही दो। चलो लिखने लिख दिए तो लिख दो, डिवाइड बाय 1 + गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। ये हमको एक्सप्रेशन आया है। ये किसका आया, फाइनल बॉयंसी फोर्स का ये फॉर्मूला आया है। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ बात डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से 3 केस लेने वाले। पहला बात तो हम ये कहेंगे जो 3 अल्फा, हाँ अल्फा के बारे में मैंने बताया। देखो अगर आइसोट्रोपिक सॉलिड रहेगा ना, तो हम बोले थे कि गामा का वैल्यू जो हम लोग लेंगे α1 + α2 + α3, और ये तीनों बराबर है, अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा है, इसको 3 अल्फा लेंगे। और 3 अल्फा किसके बराबर है, गामा ऑफ सॉलिड, गामा ऑफ सॉलिड। तो ये हो गया अपना लीनियर एक्सपेंशन दिया रहेगा तुमको, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन सॉलिड का दिया नहीं रहेगा जनरली। तो उस समय हम लोग सोचेंगे ज्यादा नहीं, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन मिल जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो यही बात है। तो यहाँ पे 3 अल्फा का वैल्यू अगर 3 अल्फा का वैल्यू अगर गामा लिक्विड के बराबर आया तो हमारा जो फाइनल बॉयंसी फोर्स है वो इनिशियल के बराबर होगा। क्लियर है। सेकेंड बात देख, अगर 3 अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन गामा लिक्विड हुआ,
3 अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन गामा हुआ, तो ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला टर्म छोटा हो जाएगा। तो उस समय जो बुआयंसी फोर्स होगा फाइनल वो ग्रेटर देन होगा इनिशियल। और थर्ड केस तुम समझते हो कि अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, 3 अल्फा का वैल्यू लेस देन गामा लिक्विड, गामा ऑफ लिक्विड ले लेंगे। तो गामा लिक्विड लेने के बाद यहाँ से जो अपने बुआयंसी फोर्स का फाइनल वैल्यू आया है वो इनिशियल से कम पड़ जाएगा। देख लिया, इस तरह से हम लोग इसका एक्सप्रेशन निकाल लिए। अगर चाहते तो हम इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन बस हम करके तुमको दिखाना चाहते हैं कि कैसे कोई भी टर्म अगर दिया रहे तो डेंसिटी और वॉल्यूम के वेरिएशन में फॉर्मूला जो आया है उसका इस्तेमाल करके किस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चल आगे देखते हैं। ये तो अभी देखे कि बुआयंसी फोर्स कब, जब पूरा सॉलिड हमारा डूबा हुआ था। लेकिन जब फ्लोटिंग बॉडी होता है तो फ्लोटिंग बॉडी में क्या देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट होता है जो कंप्लीटली डूबा नहीं रहता है, वो आधा अधूरा ही डूबा रहता है। तो आधा अधूरा डूबा हुआ है तो उसके लिए हम करते हैं फिर से दोबारा काम। ये अपना हो गया और लगता है ये तो है टर्म, ठीक है। चलो हम यहाँ पे भर देते हैं पानी यहाँ तक। इसके अंदर पानी है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमको दिया हुआ है रो एल। और इसके अंदर हम करते क्या है, एक सॉलिड को डुबोते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं, आधा ही पार्सली इसको डुबोए हैं। तो ये सॉलिड ये है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करने वाले हैं कि ये जो सॉलिड है इसका टोटल डेंसिटी, डेंसिटी कितना है, रो एस है। और ये जो वी एस है इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो वी एस है ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। लेकिन जो पार्ट इसके अंदर डूबा हुआ है उसको इनिशियली हम मान लेते हैं V1, वी सॉरी V1 मान लेते हैं इसको। जब फाइनली डूबेगा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो थोड़ा और डूबेगा या कम डूबेगा उसको हम बाद में देखेंगे। तो V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज इन लिक्विड, सबमर्ज को अपने लैंग्वेज में डूबा हुआ खाते हैं, सबमर्ज्ड इन, ठीक है। ये बात तो हमको क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से हम लोगों को एक चीज पकड़ना है, क्या पकड़ना है, वो फॉर्मूला जो है बुआयंसी फोर्स जो लग रहा होगा वो mg के बराबर लगा। क्योंकि किसी भी कंडीशन में अगर देखें कैसा भी सिचुएशन हालात क्यों कैसे कितना भी बिगड़ क्यों न जाए, लेकिन ये कंडीशन बराबर होनी चाहिए। इसलिए कि देखो जो इतना सॉलिड डूबा हुआ है, ये जो सॉलिड का पार्ट कुछ वॉल्यूम डूबा हुआ है वो वॉल्यूम देखो ध्यान से देखना है कि ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के वजह से जो बुआयंसी फोर्स लग रहा है वो हमेशा mg के बराबर होनी चाहिए, तभी तो वो फ्लोट कर पाएगा। तो किसी भी कंडीशन में ये mg का वैल्यू जो है, चेंज को मास तो चेंज होने वाला नहीं है और जी को तुम अच्छी तरह से जानते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बुआयंसी फोर्स में भी कोई चेंज नहीं आने चाहिए। तो बुआयंसी फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि mg कांस्टेंट है। तो हालात चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आंधी हो भूकंप हो कुछ भी हो, इसका वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाला है। ये बात हम समझ लिए। हाँ तो यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक टर्म डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबमर्ज।
इसको हम मान लेते हैं एफ। और एफ जो होगा वो कितना पार्ट डूबा हुआ है और टोटल पार्ट ऑफ सॉलिड। क्लियर है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो कि अब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अब अपना देखो, ये सब बात तो अभी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से पहले तुमको इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं, लेकिन अभी हम टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किए हैं। तो टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से पहले जो फ्रैक्शन था, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से पहले जो फ्रैक्शन था उसको हम लोग मान लेते हैं F1। तो इनिशियल फ्रैक्शन, इसको हम लोग मान लिए हैं F1। इनिशियल फ्रैक्शन मान लिए F1, तो वो क्या होगा V1, सॉरी ठीक है रहने दो, इसको हम लोग मान लेंगे V1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फाइनल जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, फाइनल फ्रैक्शन, इसको हम लोग मान लेते हैं F2। तो अब जो वॉल्यूम, कहने का मतलब है कि जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये कुछ पार्ट हो सकता है कि और डूबा होगा, कुछ पार्ट हो सकता है कि डूबा होगा, या नहीं तो हो सकता है कि बाहर भी चले गया होगा। तो उस सिचुएशन में जो वॉल्यूम अंदर बचा है उसको हम लोग V2 कह देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? V2। तो ये V2 बाय ये V डैश, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड का भी जो डेंस वॉल्यूम है उसमें भी कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा। हो गया क्लियर? इतना बात ध्यान से रखना। तो ये जो इसको थोड़ा सा ठीक है, तो ये F2 को हम F2 का वैल्यू जो है वो V2 डिवाइड बाय क्या है, V डैश S है। इसको ध्यान से देखो कि F2 अब हमको निकालना है ये V2 का वैल्यू और ये V डैश का, F डैश का। लेकिन हम लोगों को एक कंडीशन तो पता है कि जनरली जो भी कंडीशन हो जाए बुआंसी फोर्स तो अपना सेम रहने वाला है। तो बुआंसी फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जो बुआंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है वो वॉल्यूम कितना सबमर्ज, मतलब जितना वॉल्यूम को वो, मतलब जितना पानी को डिस्प्लेस किया है तो वो कौन सा डिस्प्लेस करेगा, तो ये वाला जो सबमर्ज वॉलेट के सॉरी इसके अंदर है, लिक्विड के अंदर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो लिक्विड के अंदर गया है ये सबमर्ज इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो ये वाला वॉल्यूम कौन है? इनसाइड वाटर, इनसाइड लिक्विड। वाटर तो एक स्पेशल हो जाएगा, हम लोग लिक्विड कंसिडर करते हैं इसको, इनसाइड लिक्विड। तो इसकी मदद से हम लोग ये फाइनल फ्रैक्शन कितना होगा उसके अंदर डूबा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो इस पेज पे हम लोग करेंगे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमको V2 को निकालना है, तो पहले एक बात, देखो नीचे थोड़ा सा जगह है तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। बोले कि जो B का वैल्यू है, देखो पहले इनिशियल जो बुआंसी फोर्स लग रहा था वो फाइनल बुआंसी फोर्स के ही बराबर होगा। और इनिशियल बुआंसी फोर्स क्या है? वॉल्यूम कितना इनसाइड लिक्विड है तो V1 है, V1। डेंसिटी कितना लिक्विड का था तो रो L, वही डेंसिटी लिक्विड का रो L। अभी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किए हैं, इनटू जी इक्वल टू वॉल्यूम जो पानी के अंदर चले गया है वो उसको V2 मानेंगे क्योंकि मान चुके हैं, और जो डेंसिटी है इसको रो L डैश इनटू जी। तो यहाँ से देखो हम लोग V2 को फाइंड कर सकते, देखो हाँ तो ठीक है, ये V डैश जो है इसको भी फाइंड कर ही सकते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ से काम करते हैं, ये तो पता ही अपने को, बड़ा आराम से लिख देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ से लेने वाले हैं, तो देखो लास्ट जो हम लोग छोड़े थे वो क्या बोले थे कि B1 और B2 बराबर होगा। तो B1 का वैल्यू, वॉल्यूम पहले कितना अंदर था V1 था, और रो कितना है तो लिक्विड का डेंसिटी है L N2 G इक्वल टू B2 डेंसिटी लिक्विड का इनटू, अभी डेंसिटी चेंज हुआ है और ये G डैश।
तो अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल होने वाला है उस टर्म को कैंसिल करो, V2 को हमको निकालना है, कितना आएगा, तो ये रो जी और ये जी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से V2 का वैल्यू देखो, तो V2 का वैल्यू आ गया है V1 रो 1 सॉरी रो L, V1 रो L डिवाइड बाय रो L डाइस। तो इसको V1 रो L, जो रो L डाइस है उसको क्या लिख सकते हैं, रो L डिवाइड बाय 1 प्लस गामा L इंटू डेल्टा टी, तो इसको ऊपर भेज देते, 1 प्लस गामा L मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर लिक्विड इनटू डेल्टा टी। तो अब देखो यहाँ से एक टर्म कैंसिल होने वाला है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो V2 का जो टर्म आ गया तुमको, V2 जो आ गया वो कितना आ गया, V1 इंटू 1 प्लस गामा L इंटू डेल्टा, और जो फ्रैक्शन हम लोग निकाले थे वो फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन 2 या F2 जो था, या सीधा इसको फ्रैक्शन 2 ही लिखो, F2। अब ये कितना दोबारा आ गया, तो V2 को हम लोग निकाल चुके हैं, ये था V2 बाय VS डाइस, तो V2 आ गया है V1 इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी, जो रो डाइस है सॉरी जो V डाइस था वो V वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस इसको गामा ऑफ सॉलिड इंटू अल्फा डेल्टा टी कर सकते हैं, इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये जो टर्म है V1 बाय VS, इसको हम लोग F1 कहे थे, F2 इक्वल टू F1 इंटू, अब जो आया है ऊपर में गामा L इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी है। अब फिर से यहाँ पे हम लोग 3 कंडीशन लेने वाले हैं, फिर से 3 कंडीशन लेने वाले हैं, और तीनों कंडीशन को देख देख करके हम लोग बड़ा आराम से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले देखो गामा एल का वैल्यू अगर 3 अल्फा के बराबर हुआ, पहले गामा एल का वैल्यू 3 अल्फा के बराबर हुआ, तो दोनों फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब जितना पहले डूबा हुआ था अब भी उतना ही डूबा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपना F1 का वैल्यू जो है F2 के बराबर हो जाएगा। सेकेंड केस, जब गामा एल का वैल्यू ग्रेटर देन 3 अल्फा होगा, तो उस सिचुएशन में ऊपर वाला टर्म ज्यादा है तो F2 का वैल्यू ज्यादा होगा, तो इसका मतलब F1 का वैल्यू F2 से छोटा हो जाएगा, मतलब F2 बड़ा होगा। अब थर्ड कंडीशन जो हम लोग लेने वाले हैं उसमें गामा एल का वैल्यू लेस देन 3 अल्फा होगा। तो या इसे भी कर सकते हो कि अगर इसको हम लोग F2 मान ले, इसको F1 मान ले, तो इसको F2 करो, इसको F1 करो, तो पहले अरे बाबा ये F2 ग्रेटर देन F1 हो जाएगा। इस केस में देख लो ऊपर वाला टर्म छोटा है, निचला टर्म ज्यादा है, तो ये फ्रैक्शन 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा तो F2 का वैल्यू 1 से छोटा आ गया। तो इस सिचुएशन में जो अपना होगा F2 का वैल्यू वो लेस देन F1 होगा। अब यहाँ से हम फ्रैक्शन देखो कब ज्यादा डूबेगा कब कम डूबेगा, अगर ज्यादा डूबा हुआ है तो फ्रैक्शन जो हमको ज्यादा मिलेगा। तो जब गामा एल का वैल्यू ज्यादा होगा और इसका वैल्यू मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है, अगर उसका वैल्यू 3 अल्फा से, गामा एल का वैल्यू 3 अल्फा से अगर ग्रेटर हो गया तो फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब पानी के अंदर वो सबमर्ज लिक्विड और डूबेगा, मतलब सॉलिड और डूबेगा। और उसी तरह से अगर ये ज्यादा हुआ, ये कम हो गया और ये ज्यादा हो गया तो ये पानी से बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो अब इस बात को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, जिसका नाम है एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो पढ़ाई करते रहो, टेक केयर एंड बाय बाय।